हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। हमारी पहली न्यूज़ है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने टैरिफ रिविजन किया है फॉर PM मनी PDOs। तो इसके अंतर्गत ट्राई ने 71st टाइम टैरिफ अमेंडमेंट किया है, जिसमें बेसिकली जो रिटेल ब्रॉडबैंड प्लान्स हैं अप टू 200 Mbps स्पीड के, वो पब्लिक डेटा ऑफिसेस PDOs जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं, उनको अंडर PM मनी स्कीम दिए जाएंगे। और ये कैपिंग की गई है कि जो रेट है, जिस प्राइस पे उनको ये दिया जाएगा, इट शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस द प्राइस चार्ज टू रिटेल सब्सक्राइबर्स। तो रिटेल सब्सक्राइबर्स जैसे हम लोग होते हैं जो घरों में लगाते हैं वाईफाई वगैरह, तो हम जो ब्रॉडबैंड वगैरह, तो हमें जो रेट लगता है उसका ट्वाइस द प्राइस, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे वो PDOs को अंडर PM मनी स्कीम। तो देखिए, ये कॉस्ट रिडक्शन, उससे पहले हम जान लेते हैं कि PM मनी स्कीम क्या है। तो PM मनी फुल फॉर्म है इसका प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। ये 9 दिसंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। और बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जिससे पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाए जा सकें। आप अगर घरों से बाहर भी हैं तो भी आपको वाईफाई मिलता रहे। और इसमें बेसिकली पब्लिक डेटा ऑफिसेस बनाए गए थे, PDOs जिन्हें कहा जाता है। तो पब्लिक डेटा ऑफिसेस कोई भी हो सकता है, जैसे कि पुराने टाइम में अगर आप लोग में से कोई भी जानता है या किसी ने देखा है कि PCOs हुआ करते थे। तो जैसे PCO की सर्विस दी जाती थी ना, कुछ लोग प्रोवाइड करते थे, दुकानदारी होते थे जो प्रोवाइड करते थे, और कोई भी ट्रंक कॉल दूसरे स्टेट में या कहीं पे भी उनसे लगा सकता था। सेम वे पब्लिक डेटा ऑफिसेज वो काम प्रोवाइड करेंगे, वाईफाई सर्विसेज, वाईफाई हॉटस्पॉट्स प्रोवाइड करेंगे। और जो बेसिकली देखिए, उनको जब जो ये मिलेगा, ब्रॉडबैंड मिलेगा, उनको जो टैरिफ्स देने होंगे वो कम होंगे, तभी तो वो आगे जो चार्ज करेंगे कंज्यूमर्स से वो कम होगा। तो ये बेसिकली PM मनी स्कीम इसी के लिए लॉन्च की गई थी। और PDOs को कोई भी लाइसेंसिंग फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती, और उसका रजिस्ट्रेशन भी बहुत सिंपली वो कर सकते हैं। तो देखिए, जब कॉस्ट रिड्यूस होगी, जैसे कैपिंग की है ट्राई ने, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा कि जो वाईफाई है पब्लिक को वो बहुत चीपर रेट में मिलेगा, जिससे जितने भी स्मॉल शॉपकीपर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी दुकानों में डिजिटल पेमेंट्स का इंटरफेस लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, और हमारी पूरी इकोनॉमी डिजिटाइज्ड हो सकती है। और डिजिटल इंक्लूजन के लिए भी देखिए बहुत ज़रूरी है। हमने, अगर आप लोग मेरी क्लासेस फॉलो करते हैं बिगनर टू बैंकर कोर्स में, तो हम लोगों ने डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस टॉपिक पे काफ़ी बात की थी। तो आप लोग जानते होंगे कि ये कितना ज़रूरी है। तो PM मनी स्कीम भी डिजिटल इंक्लूसिविटी की ओर ही अग्रसर हो रहा है। बेसिकली रूरल और अंडरसर्व्ड एरियाज़ में भी PM मनी के थ्रू वाईफाई पहुँचाने की, ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने एक वर्कशॉप कंडक्ट की है ऑन नेशनल वाटरवेज 1। तो नेशनल वाटरवेज 1 आपका बेसिकली गंगा रिवर पर बना हुआ है, और ये जो वर्कशॉप कंडक्ट हुई है ये बिहार में कंडक्ट हुई है, और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। इससे पहले ऐसी कोई भी वर्कशॉप नहीं कंडक्ट हुई है, और इसे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने चेयर किया था। बेसिकली इस वर्कशॉप में नेशनल वाटरवे 1 पे कैसे कार्गो की मूवमेंट सस्टेनेबली की जा सकती है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर ये वर्कशॉप में बात की गई थी। और देखिए, इंटरस्टेट कोलैबोरेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इस नेशनल वाटरवे के थ्रू एक्चुअली में हम चाहते हैं कि हमें इसका बेनिफिट हो, तो जितने भी हमारे स्टेट से होके नेशनल वाटरवे गुजरता है, बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, चाहे उसको टच ही क्यों नहीं करता है उनके साथ के स्टेट को, तो उनमें आपस में कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, पॉलिसी में अलाइनमेंट होने की ज़रूरत है, ताकि गंगा जी की कॉरिडोर के थ्रू सारा मूवमेंट हो सके, चाहे वो पैसेंजर्स हैं चाहे वो कार्गो है। नेक्स्ट है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। तो देखिए, जो नेशनल वाटरवे 1 है चाहे नेशनल वाटरवे 2 है, उसकी भी बात हमने अभी पिछली क्लासेस में की थी। ये बनाए जा रहे हैं अंडर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है
और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे देखिए इंटरवेंशंस भी टाइम टाइम पे नेशनल वाटरवेज में किए जा रहे हैं, जैसे कि रिवर ड्रेजिंग, मल्टी मॉडल टर्मिनल्स भी बनाए जाएंगे कि जिससे बाकी रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, चाहे आपका एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेन्स हो गई, रेलवेज़ होगी, इन सबको आपस में लिंक किया जाएगा। नेविगेशनल लॉक्स, कम्युनिटी जेटीज़ भी इसके अंतर्गत इन नेशनल वाटरवेज पे चलेगी और मॉडर्न नेविगेशनल एड्स भी दिए जाएंगे। और ये सब हाईलाइट किया गया है कि ये सब ज़रूरत है, तभी हम इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन को एक्सपैंड कर पाएंगे अपनी कंट्री में। जो नेशनल वाटरवे 1 है वो 1620 किलोमीटर लॉन्ग इनलैंड वाटरवे है। इनलैंड होता है जो हमारी कंट्री के अंदर ही है, डोमेस्टिकली ही है, और गंगा रिवर पर ये बनाया गया है। ये बेसिकली हल्दिया वेस्ट बंगाल से प्रयागराज उत्तर प्रदेश तक ये स्ट्रेच करता है पूरा वाटरवे। एंड इसको IWAI ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज बनाया है, और इसको फाइनेंस किया है बेसिकली वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से ये बनाया गया है नेशनल वाटरवे 1। नेक्स्ट है विंड एनर्जी स्ट्रैटेजी एंड 26,549 करोड़ बजट बूस्ट। तो इस बार जो बजट है उसमें विंड एनर्जी को 26,549 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और देखिए ये बजट का इंक्रीज़ है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम जानते भी हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगा रही है, क्योंकि हमें अपनी जो कमिटमेंट्स हमने ली है 2030 तक की वो भी अचीव करनी है। हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से लेना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का बजट 53% से इंक्रीज़ किया गया है इस बार बजट में। एंड बेसिकली विंड एनर्जी को कोर पिलर माना गया है हमारी कंट्री में। जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, सोलर हो गया, विंड हो गया, न्यूक्लियर हो गया, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी कल की क्लास में बात की थी, तो उसमें विंड एनर्जी पे सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में फोकस दिया जाता है। और बेसिकली देखिए अब इसके अंतर्गत ये बात की जा रही है कि न्यू स्टेट्स, जिन स्टेट्स में अभी तक हमने विंड एनर्जी को नहीं अच्छी तरह से हमने देखा है कि वहाँ पर भी पॉसिबल है कि हम प्लांट्स लगा के विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, उन स्टेट्स में भी लगाया जाएगा, फोकस किया जाएगा, लाइक MP, तेलंगाना, उड़ीसा। और ऑफशोर विंड बिड्स भी लगाए जाएंगे। ऑफशोर होता है जो लैंड से थोड़ा हट के सी में लगाए जाते हैं। 4 गीगावाट का गुजरात और तमिलनाडु में लगाया जाएगा। एंड AI ग्रिड इंटीग्रेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा विद स्टोरेज, और डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड टर्बाइंस भी यूज़ की जाएंगी। तो आप देखिए विंड एनर्जी के साथ साथ क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड टर्बाइंस भी है, तो कहीं ना कहीं हमारे मेक इन इंडिया में भी हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। देन ऑफशोर की हमने भी बात की कि 4 गीगावाट ऑफशोर विंड के जो बिड्स लगाए जाएंगे उसके लिए ऑक्शंस भी किए जा रहे हैं। 2 गीगावाट का गुजरात में लगेगा और 2 गीगावाट का इसमें से तमिलनाडु में लगेगा। तो विंड एनर्जी के अभी तक हमारी कंट्री में बहुत अच्छी बात है कि हम 4th लार्जेस्ट हैं ग्लोबली इन विंड कैपेसिटी। तो देखिए कितना ज़्यादा हमारे पास हम कैपेबल हैं। टोटल विंड पावर जो अभी तक हमारी इंस्टॉल्ड है वो क्लोज टू 46.2 गीगावाट है, और मेनली ये साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में लगाया जा रहा है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान ये आपके लीडिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं। और इसमें से तमिलनाडु के पास हाईएस्ट है। मोर देन 25% ऑफ इंडिया विंड कैपेसिटी हमें तमिलनाडु से ही मिल रही है। तो देखिए हमारा जो टारगेट है 500 गीगावाट का ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 है, और विंड इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और अभी मैंने जैसे ऊपर बात भी की, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम विंड इंस्टॉलेशंस करेंगे तो टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही कर रहे हैं, डोमेस्टिकली ही उसको सोर्स किया जा रहा है, उससे मेक इन इंडिया भी हमारा इनिशिएटिव को बढ़ावा मिल रहा है। हमारा बिगनर टू बैंकर कोर्स है बैंकर्स यूनिवर्सिटी का, जो आपके RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसमें आपको कंप्लीट फेज़ 1 और 2 का कवरेज मिल जाएगा। अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स भी मिलेंगे, जिस पर एक्सपर्ट का फीडबैक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी कोर्स में इंक्लूडेड हैं, और क्लासेस ऑलरेडी आपकी शुरू हो चुकी हैं, तो जल्दी ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। नेक्स्ट है नेशनल वर्कशॉप ऑन डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो ये अभी कंडक्ट हुई है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में, और इसको इनॉग्रेट किया है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने, अलॉन्ग विद कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी के साथ।
बेसिकली ये जो अभी क्यों कंडक्ट की गई है नेशनल वर्कशॉप, ये 17 जून को कंडक्ट की गई है क्योंकि 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है वर्ल्ड ओवर, और 17 जून को डेजिग्नेट किया गया था एज दिस डे बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, और ये रेजोल्यूशन का नंबर है ARES 49/115, और ये दिसंबर 1994 में इस डे को एज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाए ऑब्जर्व करने की बात की गई थी और डेजिग्नेट किया गया था। और इस बार जो है 2025 में ग्लोबली इसको ऑब्जर्व किया गया है और इस डे को होस्ट किया है कोलंबिया ने। 2025 का थीम था रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज़। तो बेसिकली इस साल के थीम में ये एम किया जा रहा है कि ग्लोबली पुश किया जाए टू रिहैबिलिटेट 1.5 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। देखिए ऑब्वियसली लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हमें लैंड नहीं होगा तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा। तो जो भी देखिए हम लोग जानते हैं कि खेती से जैसे फर्टिलाइज़र्स, बहुत सारी टेक्निक्स के यूज़ होने से डेजर्टिफिकेशन हो रही है, लैंड्स की उपजाऊ नहीं रह गई हैं लैंड्स, तो उनको उनकी डिग्रेडेशन को कम करने के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए बेसिकली इस दिन को UNGA ने स्थापित किया था। और देखिए रिस्टोरेशन करना बहुत ज़रूरी है, और जब रिस्टोर होगी तो ऑब्वियसली उससे जॉब्स, फूड, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, हर चीज़ में ये चीज़ हमें हेल्प करेगी। और ऑब्जेक्टिव है इन जो इस नेशनल वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव था, इसका ये था कि इंडिया के जो एरिड रीजन्स हैं, बेसिकली तभी देखिए जोधपुर में कंडक्ट हुई थी, उनमें लैंड डिग्रेडेशन की मैपिंग की जाए, ड्रॉट रेजिलियंस कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए, और इंटर मिनिस्ट्रियल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की भी इसमें फोकस रखा गया था। और फॉलोअप क्या है कि जब इस वर्कशॉप के बाद क्या सरकार ने फॉलोअप प्लान बनाया है कि रीजनल एक्शन प्लान्स बनाए जाएंगे। पंजाब और गुजरात में क्रॉस लर्निंग होगा। बेसिकली देखिए क्योंकि इन्हीं रीजन्स में ज़्यादा जो लैंड है उसकी डिग्रेडेशन हो रही है, तो क्रॉस लर्निंग वर्कशॉप्स बनेंगी एंड फंडिंग इंटीग्रेशन होगा वाया प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो देखिए अभी UN डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन चल रहा है, तो ये 2021 से लेकर 2030 तक UN ने इस डिकेड को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे फोकस किया है। अगर आप लोगों को पता हो तो याद रखिए कि ये 10 साल जो हैं तो ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का उन्होंने थीम रखा है। एंड इस डिकेड के अभी हम लोग 2025 ऑलमोस्ट मिड में आ चुके हैं, तो इकोसिस्टम बचाना कितना ज़रूरी है, और ये जैसे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट है, ये उसी तरफ काम करते हैं। नेक्स्ट है ट्राई बैंक्स पायलट कंसेंट वेरिफिकेशन फॉर कमर्शियल कॉल्स। तो ट्राई की हमने एक और न्यूज़ देख लेते हैं, पहले हमने टैरिफ्स की थी, तो अब क्या हो रहा है, ट्राई बैंक्स के साथ मिलकर एक पायलट कंडक्ट कर रहा है टू वेरीफाई कस्टमर कंसेंट फॉर कमर्शियल कम्युनिकेशंस। तो आप लोग सब देखते होंगे कि हाँ बैंक्स और इवन कि RBI भी बहुत एडवर्टीजमेंट चलाते हैं कि हमें किसी को भी अपनी सेंसिटिव न्यूज़ नहीं देनी है, फिर भी लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो उन्हीं फ्रॉड्स को कब करने के लिए ट्राई ने इनिशिएटिव चलाया है बैंक्स के साथ। इसमें बेसिकली स्पैम और अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कॉल्स जो गलत लोगों की तरफ से आती है, जो एक्चुअली में आपके साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, उनको कब किया जाएगा, कम किया जाएगा थ्रू कंसेंट चेक मैकेनिज्म। कंसेंट कैसे लिया जाएगा, KYC के थ्रू या अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, और स्टोर किया जाएगा सिक्योरली और यूज़ किया जाएगा टू वैलिडेट कॉल परमिशंस। और इससे क्या होगा, देखिए कस्टमर का ट्रस्ट वापस आएगा, क्योंकि देखिए अभी कई बार क्या होता है कि एक्चुअली में जब ओरिजिनली भी लोगों को बैंक से कॉल आ रही है तो लोगों के मन में डर आ रहा है कि नहीं ये फ्रॉड हो सकती है, और जो फ्रॉड आ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है शायद सच्ची है, क्योंकि वो लोग ऐसे फंसाते हैं कि लोग एक्चुअली में उनको अपना डेटा दे देते हैं। तो जब ऐसा उनको पता चलेगा कि प्रॉपर एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, तो कस्टमर का ट्रस्ट वापस आएगा, टेलीकॉम यूज़र एक्सपीरियंस भी बेटर होगा, और बैंक्स को मदद करेगा इन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स। नेक्स्ट है G7 समिट। तो आप सब लोग हो सकते हैं न्यूज़ में आजकल काफ़ी देख रहे होंगे, G7 समिट चल रही है कनाडा में। तो 51st G7 समिट हुई है 16-17 जून को इन कैननिस्किस, एल्बर्टा, कनाडा में।
जो G7 के मेंबर्स हैं वो हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस प्लस दी EU। लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया नॉन मेंबर स्टेट है फॉर G7। एंड समिट का जो एजेंडा था इस बार जो कंडक्ट हुई उसमें क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट माइग्रेशंस, इंडो पैसिफिक और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर उन्होंने बात की है। तो हम देख लेते हैं G7 में इंडिया का क्या रोल है। तो इंडिया को आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री कनाडा गए हुए थे G7 समिट अटेंड करने के लिए। तो इंडिया को क्यों इनवाइट किया गया? तो इंडिया एक नॉन मेंबर गेस्ट बन के गया है, हम एक मेंबर स्टेट नहीं हैं G7 के, क्योंकि हम एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा है हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं। वी हैव सरपास्ड मैनी मेजर इकोनॉमीज कनाडा, फ्रांस, इटली, यूके इन GDP। एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और मल्टीपोलर डायलॉग भी देखिए इसमें हो जाता है। आपने अगर न्यूज़ देखी होगी कि जितनी भी कंट्रीज़ वहाँ बुलाई गई हैं, चाहे वो मेंबर कंट्रीज़ हैं, नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं, आपस में काफ़ी बातचीत करते हैं वर्ल्ड के लीडर्स, और काफ़ी MOUs हैं जो इन समिट्स में साइन होते हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन में देखिए हमारा बहुत की रोल है, क्योंकि हम लोग जोग्राफिकली ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं कि इंडियन ओशन का बहुत बड़ा रीजन है जो हमारे साथ हमें टच करता है, और इस एरिया की पूरी सिक्योरिटी देखना, डेवलपमेंट देखना, उसमें हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड देन देखिए जो भी इमर्जिंग ग्लोबल इश्यूज़ हैं, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्चुअली में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। हमारी जैम ट्रिनिटी को तो वर्ल्ड ओवर बहुत सराहना मिली है, और जैम आपका है जनधन, आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी, और सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में बात यहाँ पे की गई है। और ऑब्वियसली देखिए इंडिया क्योंकि इमर्जिंग लीडर है इन सब में, तो इंडिया को इसलिए भी इनवाइट किया गया। और ग्लोबली जो साउथ है उसको रिप्रेजेंट करता है इंडिया एज दी वॉइस ऑफ मेजॉरिटी वर्ल्ड। हम लोग ग्लोबली जो साउथ कंट्रीज़ हैं उनके पर्सपेक्टिव को ऑन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड साइबर सिक्योरिटी उसमें मदद करेगा, क्योंकि हम लोग टेबल पर लेकर आएंगे कि एक्चुअली में रिक्वायरमेंट क्या है ग्लोबल साउथ की। इंडिया का फोकस क्या था एट G7 समिट 2025? तो सबसे पहला फोकस था एनर्जी सिक्योरिटी। तो ग्लोबल स्ट्रैटेजी डिस्कशंस का पार्ट भी था ऑन फ्यूल एंड एनर्जी पार्टनरशिप्स। तो इंडिया ने भी बहुत MOUs बहुत कंट्रीज़ के साथ बातचीत की है रिगार्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट एंड क्लीन टेक्नोलॉजी। तो ये भी देखिए G7 के बहुत सारे टारगेट्स हैं जो हमारी भी करंट डोमेस्टिक पॉलिसी या इंटरनेशनल पॉलिसी से मैच करते हैं। G7 का टारगेट है 42% एमिशन रिडक्शन बाय 2030 और ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना, और इंडिया भी सेम ही चाहता है। देन पीस एंड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली देखिए हर कोई चाहता है कि जो वॉर्स चल रही हैं इस टाइम वर्ल्ड ओवर, चाहे यूक्रेन की है चाहे गाज़ा की है, वो एंड हो और इस ग्लोबल टेररिज्म को भी ख़त्म किया जाए। देन अगला पॉइंट इंडिया का जो फोकस था वो था ट्रेड एंड सप्लाई चेन से रिलेटेड, क्योंकि देखिए जो वॉर्स होती हैं तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी होती हैं वर्ल्ड लेवल पे, और बेसिकली जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वॉर्स। एंड ऑब्वियसली इंडिया इसलिए भी क्योंकि कल ही हमने इस कॉरिडोर के बारे में बात की भी थी, क्योंकि ये इज़राइल तक जाता है, और अभी हम जानते हैं कि वहाँ पे क्योंकि वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, तो ऑब्वियसली इंडिया नहीं चाहता है कि ये सब कुछ हो। हमारा बिगनर टू बैंकर कोर्स, इसमें आशुतोष सर आपको ESI और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, हरीश सर आपको क्वांट पढ़ा रहे हैं, और मैं गीता आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस ले रही हूँ। जल्दी ज्वाइन कीजिए। देखिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हम न्यूज़ में डिस्कस करते हैं, हो सकता है मैं सिर्फ टॉपिक का नाम लेती हूँ लेकिन हमने उसको कहीं ना कहीं डिस्कस किया होता है अपनी क्लासेस में। तो जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं ये न्यूज़ भी आपको बेटर समझ आती है। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जल्दी ज्वाइन कीजिए।